अच्छा बेटा, जून 2017 का पेपर है, पेपर 1 वेरिएंट 2, इसको जरा स्टार्ट करेंगे। च्योंग Cheung owns a small retail shop in the city center selling fashion clothing for children. As it is a comparative market, Cheung knows market research is important. Cheung is worried about the effect of an increase in shop rent on his cost. बोलता है कि भाई शॉप का रेंट बढ़ने वाला है तो इससे हमारे धंधे पे एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा होगा। Cheung said, I will have to pay this higher rent as it is a good location. अच्छी लोकेशन है भाई तो रेंट पे करना पड़ेगा। आई नीड टू इंक्रीज रेवेन्यू और रिड्यूस द कॉस्ट, जो कि एक बेसिक तरीका है आपको अपना प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने की। Cheung buys all his supplies from a wholesaler located in a nearby town. He is thinking of buying directly from clothing manufacturer in another country. What is meant by market research? Market research जो होता है बेटा is a process to find out customer needs, find out customer needs या wants, ठीक है। वॉन्ट्स, ठीक है, ये तो आप लोगों ने बड़ा बेसिक सा पढ़ा हुआ है। आइडेंटिफाई व्हाट विल हैपन टू ईच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन च्यूंग्स शॉप रेंट इंक्रीजेस। बेटा शॉप रेंट बढ़ेगा तो क्या इफेक्ट आएगा हमारी वेरिएबल कॉस्ट पे? नो इफेक्ट। और हमारी फिक्स कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। मुफ्ते के 2 मार्क्स आपको यहाँ पे पूछे हुए थे उसके। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू पॉसिबल रीजंस व्हाई च्यूंग थिंक्स द शॉप इज इन अ गुड लोकेशन। जी बेटा, च्यूंग को लगता है कि आपके पास जो शॉप है वो अच्छी लोकेशन पे है। क्या वजह है? सबसे पहले तो देखिए यहीं पे इसने लिखा हुआ है कि आप किधर ऑपरेट कर रहे हैं, सिटी सेंटर के अंदर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे भाई आप सिटी सेंटर में ऑपरेट कर रहे हैं। जब आप सिटी सेंटर पे ऑपरेट कर रहे हो तो आपका ये एक प्राइम लोकेशन होता है, तो आप यहाँ पे बोलेंगे यार बिजी एरिया है। बिजी एरिया आपके पास है, सही है। फुटफॉल ज्यादा है, कंपैरेटर यहाँ की पूरी मार्केट आपके पास यहाँ पर है, ठीक है, इसकी आप बात करेंगे। दूसरा रीजन बेटा आपका क्या हो सकता है? दूसरा रीजन आपके पास हो सकता है, यहाँ पे और भी लिखा हुआ होगा, वरीड अबाउट इंक्रीज एज इट इज कंपैरेटिव मार्केट। कंपैरेटिव मार्केट की आप बात लिख सकते हो, कंपटीशन ज्यादा है तो आपके पास ही पोटेंशियल कस्टमर आ जाएंगे और आपकी सेल्स है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं नियर टू अदर, वही कंपैरेटिव मार्केट का, यानी कि नियर टू शॉप्स, अदर शॉप्स। इससे क्या होगा? पोटेंशियल कस्टमर आपके पास बढ़ेगा, पोटेंशियल कस्टमर आपके पास बढ़ेगा, चांसेस ऑफ सेल्स आपके पास बढ़ रही होंगी, ठीक है। ये बात आप उसको बता देंगे। इसके अलावा आप लिख सकते हैं लो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। इससे आपके बिजनेस की कॉस्ट कम हो जाएगी। बिजनेस की कॉस्ट कम होगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी वैसे ही बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू वेज दैट च्यूम कुड यूज टू इंक्रीज रेवेन्यू। दो तरीके मिलता है जिससे च्यूम जो है वो अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकता है। सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं एडवर्टाइजिंग को इंक्रीज करो। अब उसको यहाँ पे लिंक करें। एडवर्टाइजिंग करेंगे जब आप, तो उससे आपके कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। आप अट्रैक्ट करेंगे कस्टमर्स को, जब आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे तो बेटा उससे क्या होगा? उससे आपकी सेल्स बढ़ेंगी। और आपकी सेल्स बढ़ रही होंगी, आपके पास नया नया कस्टमर आ रहा होगा, आपके पास पोटेंशियल कस्टमर आ रहा होगा, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे बताना है, सही है। इसको आप लिंक करेंगे। वे टू क्या हो सकता है? आप बोलेंगे भाई कि आप न्यू मार्केट ढूंढो। न्यू मार्केट ढूंढो यानी कि आप एक्सपोर्ट करना शुरू कर दो अपने माल को, या फिर आप सिटी सेंटर से हटके किसी दूसरी लोकेशन पे चले जाएं। जब आप सेपरेट लोकेशन पे जाएं, सही है, अब उससे क्या होगा? जब आप सेपरेट लोकेशन के ऊपर जा रहे होगे आपके पास एक नई मार्केट मिलेगी खेलने के लिए, सही है। एक नई जगह आपके पास होगी, न्यू प्लेस आपके पास होगी, सही है। अब इससे आपको क्या फायदा होगा? हो सकता है कि वहां पे कॉस्ट कम हो, उधर रेंट वगैरह कम हो, उधर लेबर वगैरह की कॉस्ट कम हो, तो उससे आपके पास पोटेंशियली आपके प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है। इसके अलावा आप और क्या यूज कर सकते हैं? आप डिस्काउंट्स, आप बोग ऑफ बाय वन गेट वन वाली ऑफर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या मैसेज आया भाई? बाय वन गेट वन यूज किया सर, कॉस्ट कम कर सकते हैं, तो बेटा कॉस्ट यहाँ पे आ गई ना, ठीक है। हाँ कॉस्ट कम, बेटा कॉस्ट नहीं लिखोगे, गलत बात। उसने यहाँ पे क्या लिखा है? रेवेन्यू को इंक्रीज करना है, ठीक है। कॉस्ट से रिलेटेड अगर तो ये प्रॉफिट बोलता है ना यहाँ पे, तब आप लिखते हैं कि यार कॉस्ट कम कर दो, ठीक है। यहाँ पे तो मैं इसको लिंक जोड़ रहा हूँ, मैं एनालिसिस दे रहा हूँ कि यार इससे क्या पता आपकी कॉस्ट भी कम हो जाए। कॉस्ट एक्सपेंस का पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा। आगे आप जी प्रमोशन डिस्काउंट्स वगैरह मैंने लग दिया। अच्छा मैं यहाँ पे प्राइस कम करने वाले पॉइंट को इनकरेज नहीं करूंगा।
जब तक आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में मालूम नहीं है, मैं इनकरेज नहीं करूंगा कि आप लोग यहाँ पे प्राइस कम होने वाला पॉइंट लिखो। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई थी कि जिससे पता चल रहा है कि भाई हमारे पास जो है वो इलास्टिक डिमांड है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कंपैरेटिव मार्केट, तो इससे इंडिकेशन मिल रही है कि आपके पास जो डिमांड है वो इलास्टिक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यार अगर इलास्टिक डिमांड है, प्राइस हल्की सी कम करोगे, रेवेन्यू आपके पास ज्यादा से बढ़ जाएगा। लेकिन ये तब लिखना है जब आपको पता हो कि हाँ यार कंपटीशन ज्यादा है या कंपटीशन कम है, तो इन इलास्टिक डिमांड है मैं प्राइस बढ़ा दूंगा। लेकिन जब तक श्योरिटी नहीं है, फजूल में इस पॉइंट की तरफ मत जाइएगा। डू यू थिंक च्यूंग शुड चेंज हिज सप्लायर? जस्टिफाई योर आंसर। बेटा आपके पास ऑलरेडी एक सप्लायर है, तो उससे पहले तो उसके बारे में लिखना है कि यार हमें नई नई उसी को लेके चलना चाहिए और जी हमारा बड़ा साथी है और ये वो। बाद में हमें पलटी खानी है और हम लोग इसके अगेंस्ट बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग किस तरह लिखेंगे भाई कि हमारे पास अगर उसने बोला कि सप्लायर हमें चेंज कर लेना चाहिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले तो कि यार हमारे पास ये अगर हम लोग जाते हैं कि हमारा एग्जिस्टिंग जो सप्लायर है वो हमसे फेमिलियर है। ठीक है। वो हमारे बारे में जानता है, क्या पता हमें डिस्काउंट्स वगैरह दे देता हो, या फिर हमसे चाहिए बड़ी अच्छी उसकी गुफ्तगू हो, बड़ी अच्छी बातचीत हो। तो जो है ना, मुझे इससे करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसने लिखा हुआ था कि वो एक होल सेलर से मंगवाता है। सही है, एक होल सेलर से मंगवाता है। तो आप यहाँ पे लिख रहे होंगे कि यार जब मैं होल सेलर से मंगवाऊंगा तो मैं बल्क में सामान मंगवा सकता हूँ, जिससे मुझे बेटा डिस्काउंट्स मिलेंगे। ठीक है, बल्क डिस्काउंट्स, आपको परचेजिंग इकोनॉमी ऑफ स्केल मिल रही होगी। अच्छा, उसके अलावा आपके पास वैरायटी अच्छी आ जाएगी। आपके पास जी फीडबैक लोगों का आ रहा होगा, आपके पास होलसेलर का फीडबैक आ रहा होगा, तो आप अच्छे तरीके से अपने सामान को मैनेज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे उसने लिखा हुआ था कि हम लोग डायरेक्टली क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर से मंगवाए, जो कि एक हम लोग डायरेक्टली एक ऐसे उससे मंगवाएं प्रोड्यूसर से जो कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर हो। अब आपने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के बेनिफिट्स बताने हैं। वो आपके बेनिफिट्स, हाँ बेटा क्रेडिट आप लिख सकते हो ना बेनिफिट्स के अंदर। अब उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? एक तो वो डायरेक्टली आपका बेटा कहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि वो सिटी के बीच में, उसने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? आप कह रहे हो सिटी सेंटर के अंदर है। बेटा सिटी सेंटर जो उसने बात बोली है उसी पे रहो, आप इररेलेवेंट चले जाते हो। आपसे मैं कोरंगी का रास्ता पूछ रहा हूँ, आप लांडी का बता देते हो। गलत कर रहे हो ना। अच्छा, अब यहाँ पे आओ कि जो मेरा दूसरा सप्लायर है जो कि एक दूसरे मुल्क में बैठा हुआ है, तो उससे ये होगा कि यार आप बोल सकते हो कि यार हो सकता है कि उसके पास एक नया आइडियाज आ जाए मेरे पास। ठीक है, या वो मुझे ज्यादा डिस्काउंट्स दे दे। ठीक है। अच्छा, अब मैं डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ले रहा हूँ, मैन्युफैक्चरर से रिटेलर डायरेक्ट परचेज कर रहा है, तो होलसेलर कट गया बीच में। तो होलसेलर का जो मार्जिन था वो मर जाएगा। जब होलसेलर का बेटा मार्जिन मरेगा, तो आपके पास चांसेस हैं कि आप अपनी प्राइस को कम कर लो या आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए। आप अपनी प्राइस को कम कर सकते हैं और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। ठीक है, आप ये चीजें बता सकते हैं अपने एग्जामिनर को। लेकिन जो ड्रॉबैक्स हैं, ड्रॉबैक्स बेटा आपने बताने हैं कि हो सकता है कि मुझे बल्क डिस्काउंट्स ना मिले, या फिर हो सकता है कि मेरी इतनी अच्छी जान पहचान मेरे नए प्रोड्यूसर से यानी कि नए सप्लायर से ना हो सके। मैं क्वालिटी को क्या पता चेक नहीं कर पाऊँ, टाइम, क्योंकि उसने क्या लिखा हुआ था, सेपरेट कंट्री डिफरेंट कंट्री। टाइम कंस्ट्रेंट आपके पास आ सकता है। अगर रास्ते में स्टॉक खराब हो गया या स्टॉक डैमेज हो गया, आपने ये वाली बात भी लिखनी है। ठीक है। कंक्लूजन अगेन, वो कहीं और है, उसे डिमांड का क्या पता, बिल्कुल ये बात भी आप लिख सकते हैं। और कंक्लूजन आपकी मर्जी है बेटा, आपने जिसके भी साथ जाना है। मैं हमेशा जिस तरह कंक्लूजन में बोलता हूँ आपकी मर्जी है, मैं उसके अंदर कोई भी पॉइंट नहीं दूंगा। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका भी ले लो। चले नेक्स्ट। LWM, LWM के बारे में लिखा हुआ है, मेक्स कार टायर्स इन 15 डिफरेंट साइजेस यूजिंग बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन के थ्रू भाई वो 15 तरीके के डिफरेंट साइजेस हमारे बनाता है टायर्स के। लास्ट ईयर LWM सोल्ड 60 मिलियन टायर्स इंक्लूडिंग 40 मिलियन टायर्स ऑफ इट्स बेस्ट सेलिंग साइज। बोलता है कि 60 मिलियन उसने टायर बेचे, जिसमें से 40 मिलियन जो थे वो उसके बेस्ट सेलिंग साइज थे। The finance director has been looking at some financial data as shown in table 1. She said liquidity is important. I need to do some ratio analysis to measure business performance. In the previous year, our return on capital employed was 33%. The director was worried about increased competition, but they cannot decide on the best way for LWM to respond. टायर बनाता है,
प्रॉफिट जो आपका था, ROCE 33% था, ठीक है। और वो डायरेक्टर जो था वो कंपटीशन की वजह से डरा हुआ था। आपके पास प्रॉफिट गिवन है, आपके पास रेवेन्यू गिवन है, सबसे पहले बेटा आपको प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल लेना चाहिए। 1000 डिवाइड बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 100। ये जरा मुझे नहीं पता कितना कितना आ रहा है भाई, ये निकालो, ये आपका एनपी मार्जिन आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने निकालना है अपना कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE। ROCE निकाल लो भाई। ROCE इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। ये भी अपना निकाल लो, ये मेरे ख्याल में 25% आएगा। प्रॉफिट मार्जिन 33.3% है, ठीक है, वो 25% अपने पास आ गया। अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज मेंट बाय लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू पे ऑफ इट्स डेट, ठीक है। तो कितने उसके पास करंट एसेट हैं टू पे ऑफ करंट लाइबिलिटी। 33% आ रहा है। नहीं नहीं बेटा, वो लास्ट ईयर का था ना, वो लास्ट ईयर का था। इन द प्रीवियस ईयर। आगे, आइडेंटिफाई टू रीजंस व्हाई डायरेक्टर माइट वांट टू मेजर बिजनेस परफॉर्मेंस। डायरेक्टर बिजनेस परफॉर्मेंस को इसलिए मेजर करना चाह रहा है ताकि वो, करना चाह रही है सॉरी, ताकि वो सबसे पहले तो अपना दे सके कि कंपेयर कर सके कंपेरेटर के साथ। और दूसरा आप यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं, दूसरा रीजन आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करना चाह रहे हैं हम लोग। तो हो सकता है जी उसकी वजह से भी हमारे पास हम लोग चेक करना चाह रहे हो। एक सेकंड, इंटरनेट में क्या हो गया। प्रीवियस ईयर कंपैरिजन, कैलकुलेट ROCE फॉर 2013। ये रहा जी, हमने कर लिया 25%, ठीक है, ये आपका आंसर है इसका। एक्सप्लेन व्हाट दिस रिजल्ट शोज अबाउट LWM's परफॉर्मेंस। बेटा आपने उसको बताना है कि आपका रेशो क्या हुआ है, पहले 33% था, अब 25% हो गया, रेशो आपका गिर गया, ठीक है। रेशो गिरा, इसका मतलब क्या है कि आपकी, या तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई है, आपके प्रॉफिट गिर गए, स्टेबिलिटी, या तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। ये दो रीजन आपके हो सकते हैं, और आपने इनको एक्सप्लेन करना है, आपने बताना है कि पहले भाई 33% था, अब कितना हो गया है, अब हो गया 25%। सही है, ये आपने बताना है, आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज टू LWM ऑफ यूजिंग बैच प्रोडक्शन। बेटा एडवांटेज आपके पास क्या होगा, एडवांटेज आपके पास ये होगा, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल ऐसे होगा क्योंकि ये टायर प्रोडक्शन है, और यहाँ पे इसने क्या लिखा हुआ है, 15 तरीके के डिफरेंट टायर्स आप बनाते हो, तभी इसको एप्लीकेशन देनी है आपने, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि यार हमारे पास डिफरेंट डिजाइन हैं क्योंकि टायर बना रहे हैं, ठीक है। आप ये भी बता सकते हो कार के लिए अलग होगा, बाइक के लिए अलग होगा, ट्रैक्टर के लिए, ट्रक वगैरह के लिए अलग होगा, तो काम में वैरायटी रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। और आप जो है वो ज्यादा एक बल्क बना लेते हो थोड़ी सी देर के अंदर, मतलब एक बल्क एक साथ बना लेते हो, तो आपको एक्स्ट्रा काम भी नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो ओवरऑल आप ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकती है। हाउएवर, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज में आप लिखेंगे बेटा कि अगर आपके पास एक छोटा सा फॉल्ट हो गया, स्मॉल फॉल्ट्स, कि यार अगर आपके पास वन स्मॉल फॉल्ट कैन रूइन होल बैच। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ट्रक का जो टायर था उसके अंदर मैंने डिजाइन गलती से फिट कर दिया गाड़ी वाला, तो बेटा जितने भी ट्रक के टायर बने होंगे 50 100 1000 वो सब खराब हो जाएंगे। तो उसकी वजह से आपका टाइम जो है ना वो लगना स्टार्ट हो जाता है, और अब वो काफी जो मिस्टेक होती है वो काफी भारी आपको पड़ती है, ये बात आपको यहाँ पे बतानी है। एक्सप्लेन टू वेज इन विच LWM माइट रिस्पॉन्ड टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन, रेकमेंड विच वे LWM शुड चूज। बेटा उसने पूछा हुआ है कि अगर आपके पास कंपटीशन बढ़ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, और आप किस तरीके से, आपके लिए बेस्ट मेथड कौन सा। अच्छा, तो आप यहाँ पे बताएंगे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे सबसे पहले तो आप लिख सकते हो भाई एडवर्टाइजिंग कर लो, जो एक बेसिक सा पॉइंट है, सिंपल रखिए आंसर को। एडवर्टाइज करो, उससे क्या होगा, कस्टमर के अंदर आपकी एक ब्रांड इमेज बनेगी, ठीक है। आप सेलिब्रिटीज को यूज करो, आजकल इस तरह पैंथर टायर और उसके चल रहे होते हैं ना एड सर्विस के, तो आप सेलिब्रिटीज को यूज करें, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को यूज करें, जो कि आपके एडवर्टीजमेंट को अट्रैक्टिव बनाएगा और लोगों की तरफ अट्रैक्ट करवाएगा। हाउ एवर
एडवर्टाइजिंग जो होती है बेटा एक्सपेंसिव होती है, और इसकी वजह से क्या बता आपका प्रॉफिट फॉल हो जाए। ठीक है, ये बात आपने बता दी। अच्छा, दूसरी बात आप क्या बता सकते हैं? दूसरी बात आप बता सकते हैं कि जी आप अपने क्या बोलते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव कर दो। क्वालिटी इंप्रूव करो। इससे क्या होगा, जब आप अपनी क्वालिटी इंप्रूव करोगे तो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आपका नाम बढ़ेगा, आपका नाम ग्रो होगा, लोग आपसे सामान परचेज करेंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो वर्ड ऑफ माउथ बड़ा एक इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट होता है आपके बिजनेस को ग्रो करवाने का। हाउ एवर, जब क्वालिटी इंप्रूव करवाओगे तो बेटा इसकी भी तैयारी रखो, कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, क्योंकि आप अच्छा मटेरियल यूज करेंगे, आप क्वालिटी अच्छी यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी और इससे आपके बिजनेस की कॉस्ट बढ़ेगी। वैरायटी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कम प्राइस कम। इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात कर लो कि आप बल्क डिस्काउंट्स दे, सॉरी आप ऐसी जगह से बाय करो परचेज को, आप अपने रॉ मटेरियल को जहाँ से आपको बल्क डिस्काउंट्स मिले, जिससे आप अपनी प्राइस कम कर दोगे, लोग आपके पास खरीदना शुरू कर देंगे, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। कंक्लूजन अगेन, बेस्ट कौन सा है आपकी मर्जी है, आपने यहाँ पे बताना है। ठीक है, पिक्चर लें इसकी, इसकी भी पिक्चर लो। कोई न्यू पॉइंट लिख सकते हैं, लिख लो बेटा, नए पॉइंट्स लिख लो। कंक्लूजन में नहीं, इन दोनों में से कोई एक बताना है कंक्लूजन के अंदर बेस्ट पॉइंट कौन सा है। 5 years ago, Manisha started making cakes for celebrations such as wedding and birthdays from her home. Now she has a small shop and 3 employees. Product quality is important to her business. Manisha said, I have benefited from the economic boom. मुल्क में बूम चल रहा है, बट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट डिमांड टू इंक्रीज बाय 500% ईच ईयर। लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डिमांड 500% से बढ़ जाएगी। Somehow I have managed to cope with higher interest rates and all the challenges of being a sole trader। बोलता है कि बेटा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, यानी कि आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि मनीषा के बिजनेस की कॉस्ट बढ़ी होगी। सही। अच्छा, द बिजनेस इज, अच्छा ये है भी सोल ट्रेडर। द बिजनेस इज प्रॉफिटेबल एट लास्ट बट आई हैव टू वर्क एवरी डे। अ फ्रेंड हैज ऑफर्ड टू बिकम मनीषा's बिजनेस पार्टनर। सोल ट्रेडर से बिजनेस पार्टनर के अंदर कुछ ना कुछ का लिंक आएगा। इकोनॉमिक बूम क्या होता है भाई? इकोनॉमिक बूम वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पे आपका मुल्क के अंदर इनकम लेवल ज्यादा होती है, आपके मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही होती है, आपके लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा होता है। ठीक है, ये बात आपने उस पर बतानी है। टू फैक्टर्स विच माइट अफेक्ट डिमांड फॉर मनीषा's प्रोडक्ट, प्राइस, एडवर्टाइजिंग, सही है, टैक्सेस, ये सारी बातें वही आपने जो है वो सर सडन राइज इन जीडीपी लिख सकते हैं, लिख सकते हो। लेकिन हाँ भले लिख लो, मसला नहीं, सडन राइज तो नहीं होता है, सडन राइज नहीं होता, राइज इन जीडीपी लिख दो बस। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, सब्स्टिट्यूट गुड, एक्शन ऑफ प्रोड्यूस कंपैरेटर्स, सारी बातें बेटा इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, सब्स्टिट्यूट्स हो गए। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू वेज इन विच हायर इंटरेस्ट रेट माइट अफेक्ट मनीषा's बिजनेस। बेटा अगर आपके मुल्क में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था अभी। ठीक है, आपका कैपिटल एक्सपेंसिव हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको लोन पे ज्यादा पैसे वापस पे करने पड़ेंगे और आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात आप लिख सकते हैं कि जब आपके बेटा बिजनेस क्या बोलते हैं मुल्क में आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, जब आपके मुल्क में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है लोग सेविंग ज्यादा करेंगे, स्पेंडिंग कम करेंगे, जो हम नॉर्मल इकोनॉमिक्स में पढ़ते आते हैं। तो लोगों की स्पेंडिंग कम हो जाएगी, स्पेंडिंग कम होने की वजह से आपकी एग्रीगेट डिमांड कम होना स्टार्ट हो जाएगी, तो हो सकता है मनीषा के बिजनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा हो। सही है। अगर मनीषा एक्सपेंड करना चाह रही है, तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ, अगर मनीषा एक्सपेंड करना चाह रही है तो उसके लिए उसको लोन लेना पड़ेगा, लोन वापस से एक्सपेंसिव होगा, और मनीषा के लिए कॉस्ट बेयर करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट्स बताया, कोई से भी दो लिख सकते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू रीजंस व्हाई प्रोडक्ट क्वालिटी माइट बी इंपॉर्टेंट टू मनीषा's बिजनेस। बेटा सबसे पहले तो आपने यहाँ पे बेसिक से पॉइंट्स हैं, मेंटेन कस्टमर लॉयल्टी। अब देखो कस्टमर लॉयल्टी आप किस तरीके से मेंटेन करेंगे, देखो आपको ये बताना है कि मनीषा जो है ना, मनीषा बनाती है फूड आइटम, केक शेक बना रही है ना, फूड आइटम है। अच्छा, अब फूड के अंदर लोग जो है ना वो ज्यादातर देखते हैं हाइजीन,
हाइजीन फैक्टर्स देखते हैं। अब मैं आपको बोलूं कि यार बड़ी गंदी सी जगह है और बहुत ही सस्ते में वहां पे खाना मिल रहा है, आप खाओगे? आप नहीं खाओगे ना, आप बोलोगे भाई थोड़ा महंगा खिला दो लेकिन साफ सुथरा हो। सही है? तो आपको वहां पे हाइजीन वगैरह देखनी होती है। सही है? आप जब हाइजीन को देखते हो और आप हाइजीनिक खाना बना रहे हैं तो लोग आपके पास वापस आएंगे, यानी कि आपके पास रिपीटेटिव कस्टमर आ रहा होगा। अब देखो ना, उसने क्या बोला आपको? उसने बोला कि ये वेडिंग और बर्थडे के केक्स बनाती है। ठीक है ना, ऐसा ही है। तो बेटा जब वो वेडिंग आपके घर पे आए, वेडिंग के खाने आपके घर से आ रहे होंगे और बर्थडे के घर में जितने बच्चे सबके केक्स यहाँ से आ रहे होंगे, तो उससे क्या होगा? मनीषा का बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और मनीषा की बिजनेस की सेल्स बढ़ रही होंगी, जो कि बिजनेस के लिए काफी हमारा एक अच्छा पॉइंट होता है। ठीक है? अच्छा, दूसरा अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? और आप यहाँ पे लिखेंगे जी कि अगर हमारे पास अगर खाना अच्छी क्वालिटी का नहीं हुआ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं लॉस ऑफ सेल्स। क्या लिखा था? क्वालिटी माइट बी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो आप बोलेंगे लॉस ऑफ सेल्स इफ क्वालिटी नॉट गुड, नॉट अप टू द मार्क। वही बात आपने बतानी है कि जी ये देखो ये लोग बनाते हैं खाना पीने का आइटम बनाते हैं, तो अगर आपका खाना अच्छा नहीं होगा, टेस्टी नहीं होगा, तो लोग आपसे क्यों परचेज करेंगे? अच्छा, अब केक से इसको लिंक करो। अगर आप बोले जी आपकी क्रीम खराब है फॉर एग्जाम्पल, या आपका जो ब्रेड है जिसके ऊपर केक आपका जो क्या बोलते हैं उसको, जो भी केक का डबल रोटी वाला हिस्सा होता है, आप उसको बोलें कि यार अगर वो रॉटन है या फिर स्टेल है, उसमें से बदबू आ रही है और वो खाने में मजा नहीं आ रहा, तो ये आप सारी चीजें बोलेंगे ना आप उसको। ब्रांड रेपुटेशन, इसको मेंटेन करने के लिए भी आप बोलेंगे कि भाई ब्रांड रेपुटेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है? तो ये चीजें आपने बतानी है पूरी। डू यू थिंक मनीषा शुड हैव अ बिजनेस पार्टनर? बेटा ये जो है ना क्वेश्चन, ये सीधा सीधा पता है क्या है? सोल ट्रेडर वर्सेस पार्टनरशिप। ठीक है, सीधा सीधा ये। आप सोल ट्रेडर को पार्टनरशिप से कंपेयर कर रहे हो। आप बोलोगे जी कि सोल ट्रेडर के अंदर इंडिपेंडेंट है, सारा पैसा खुद लगा रही है, सारे डिसीजन खुद ले रही है, ये वो सारे पॉइंट आपने बताए। हाउ एवर उसके पास अभी बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है तो उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, तो पार्टनरशिप के अंदर ये होगा। अच्छा, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, इंटरेस्ट रेट महंगा हो गया, मनीषा क्या करेगी? मनीषा के पास तो पैसा ही नहीं है। पार्टनरशिप में ये होगा, इन्वेस्टमेंट शेयर हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाएंगी, काम तेजी से हो रहा होगा, स्मूथली रन हो रहा होगा। हाउ एवर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और ये हुआ। बेटा डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल वाला जो पॉइंट है ना, ये काफी एक ना हार्श पॉइंट है। ये नॉर्मली स्मॉल बिजनेसेस के अंदर इकोनॉमीज डिसइकोनॉमीज नहीं होता। ठीक है? इकोनॉमी डिसइकोनॉमी स्मॉल बिजनेसेस के अंदर एज सच नहीं हो रही होती, ये लॉन्ग रन यानी कि लार्ज बिजनेसेस के अंदर हो रही होती है। कंक्लूजन आपकी मर्जी है भाई, सोल ट्रेडर के साथ जाओ, पार्टनरशिप के साथ जाओ। अच्छा, ड्रॉबैक भी बताना है पार्टनरशिप के, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लड़ाई झगड़े वगैरह, स्क्रीनशॉट लें। इसका भी लें। सर आंसर यस और नो से स्टार्ट कभी भी नहीं कर सकते बेटा, कभी भी यस और नो से स्टार्ट नहीं करोगे। आप कभी भी फतवा नहीं दोगे शुरू में कि हाँ जी मेरे हिसाब से ये ठीक है। फतवा हमेशा आखिर में देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Stepa is a shoe manufacturer in the private sector. Stepa has 200 employees who all receive an hourly wage rate. 200 एम्प्लॉयज हैं स्टेपा के जो कि अर्ली वेज रेट जिनको मिल रहा होता है। अच्छा, द ह्यूमन रिसोर्सेज डायरेक्टर सेड वी यूज अ डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। Employees are an important stakeholder group. Happy workers are good for business. Revenue increased by 10% last year. The director cannot understand. The director cannot understand why a high number of workers leave the business each year. बेटा यानी कि वर्कर खुश नहीं है। She is looking at other final non-financial methods to motivate employees. ठीक है? नॉन फाइनेंशियल मैटर्स में जा रही है, जैसे कि मेथड्स में जा रही है, जैसे कि आपके पास हॉलीडेज हो गया, या फिर आपके पास क्या कहते हैं मेडिकल अलाउंसेस हो गए, जॉब रोटेशन, जॉब एनलार्जमेंट, ये सारी हमारे पास चीजें आ गई, तो इसकी तरफ वो जाने की कोशिश कर रही है। What is meant by stakeholder? Stakeholder is any person or a group of people who is directly or indirectly affected by business decisions. ये डेफिनेशन नोट्स में लिखी हुई है आपके पास, सीधी सीधी आपने यहाँ पे छापनी है। What is meant by private sector? Private sector एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक बिजनेस होता है owned and controlled by private individuals. बेसिक सी कहानी है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होता है। Identify and explain two effects on STEPA of a high number of workers leaving each year.
बेटा अगर आपके पास हाई नंबर ऑफ पीपल लीव कर रहे हैं ईच ईयर, तो उससे क्या होगा? सबसे पहले आपके पास लिखा आएगा हायर ट्रेनिंग कॉस्ट। जो नया वर्कर आपके पास आ रहा होगा, जाहिर सी बात है आपने उसको ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है ना? जब आप उसको ट्रेन करेंगे तो बेटा आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है, उससे आपका प्रॉफिट गिरेगा। ये बात आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं? रेप्यूटेशन डैमेज होती है बिजनेस की। तो जब आपकी बिजनेस की रेप्यूटेशन डैमेज हो रही है, तो आप यहाँ पे देखें ना कि भाई लोग जो हैं वो अब आपके बिजनेस में काम करने नहीं आएंगे अगर आपकी रेपुटेशन गिर रही है। तो जितने भी नए वर्कर्स हैं, न्यू वर्कर्स विल अवॉइड। अच्छा, हसन ने पॉइंट बताया प्रोडक्टिविटी पे अफेक्ट आएगा, बिल्कुल सही बात है बेटा, प्रोडक्टिविटी आपकी गिरेगी, ठीक है। उसको आपने एक्सप्लेन करना है प्रोडक्टिविटी कैसे गिरेगी। सर पास पेपर सॉल्व करते वक्त नोट्स मार्किंग स्कीम की हेल्प ले सकते हैं या टेस्ट की तरह सॉल्व करना है? बेटा बिल्कुल ले सकते हैं, आप टेस्ट नहीं कर रहे, आप तो अपनी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो। बिल्कुल हेल्प ले सकते हो, लेकिन मेरा मशवरा है कि पहले खुद उसको अटेम्प्ट करो। समझ आता है तो अटेम्प्ट करो, नहीं समझ आता तो फिर भले मार्किंग स्कीम या फिर नोट्स की हेल्प ले लो। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू पॉसिबल एडवांटेजेस फॉर स्टेपा ऑफ यूजिंग डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। न्यू आइडियाज। डेमोक्रेटिक स्टाइल अगर आप यूज कर रहे हैं तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा? अब इसको लिंक करो यहाँ से। बेटा क्या बनाती है? शू मैन्युफैक्चरर। आपके पास 200 एम्प्लॉयज हैं, यानी कि 200 दिमाग आपके पास हैं। तो 200 दिमाग, 200 वर्कर आपके पास हैं, तो वो 200 वर्कर नए आइडियाज नहीं देंगे आपको। नई आइडियाज की वजह से क्या होगा? आप जो है फैशन के साथ अपडेटेड रहेंगे, क्योंकि आप शूज बना रहे हो, आप फैशन के साथ अपडेटेड रहोगे, ठीक है। आप कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होगे। तो नए आइडियाज लिखने का मतलब है कि आपके पास नई नई चीजें आ रही होती है, आप उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने पास। तो आपके पास जो बेस्ट मेथड होगा आप उसको यूटिलाइज करके आप उस तरह के शूज प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पे लिख सकते हो मोटिवेटेड एम्प्लॉइज। सही है। अब यहाँ पे आप बताएंगे जी कि हमारे पास वर्कर लॉयल रहता है फिर आपके पास, क्योंकि आप उसका इनपुट जा रहा होता है। वर्कर लॉयल्टी आपके पास आ जाती है, तो उसका इनपुट जा रहा होता है आपके बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो वर्कर जो है वो इम्पोर्टेंट फील करता है आपके बिजनेस के अंदर कि हाँ यार मेरी कोई कदर है, इम्पोर्टेंट फील करता है वो, ठीक है। अच्छा, फिर उससे क्या होगा कि आपके वो बिजनेस के अंदर काफी लंबी अरसे तक रहता है और वो आपके पास रह रहा होता है। और आप पॉइंट क्या लिख सकते हैं जी? बेटर कम्युनिकेशन, कि आप कम्युनिकेट करते हैं वर्कर्स के साथ। वर्कर्स के साथ कम्युनिकेट करोगे तो उनके बारे में आप अपडेटेड रहोगे, उनसे बातचीत कर रहे होगे, उनसे फीडबैक ले रहे होगे, उनसे ऑप्शन वगैरह बहुत सारे ऑप्शन आपके पास खुल जाते हैं। फिर क्या होता है भाई, बहुत सारी चीजें आपके पास हो जाती हैं, मिस्टेक्स कम हो जाती है, मिस्टेक्स कम होगी तो बिजनेस की कॉस्ट कम लगेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, रेवेन्यू बढ़ जाएगा। सारी वही बेटा बात है। एक्सप्लेन टू मेथड्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड दैट स्टेपा माइट यूज टू इंक्रीज एम्प्लॉय मोटिवेशन, रेकमेंड विच मेथड स्टेपा शुड यूज, जस्टिफाई योर आंसर। बेटा बहुत है, बहुत सारे। ट्रेनिंग की आप बात कर सकते हो, ठीक है। आप जॉब रोटेशन की बात कर सकते हो, इनरिचमेंट की बात कर सकते हो, इनलार्जमेंट की बात कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप जो है हॉलीडेज की बात कर सकते हो, आप टीम वर्किंग की बात कर सकते हो, मैं गिनने बैठूं तो पता नहीं कितने निकल आएंगे, आप मेडिकल की बात कर सकते हो। इनमें से कोई से भी दो के बारे में आपने बात करना है। बेटा फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स के अंदर भी आते हैं, वो नॉन फाइनेंशियल फाइनेंशियल दोनों मिक्स करके ही आ रहे होते हैं, डिपेंड करता है कि वो रिवॉर्ड है किस तरह का। अच्छा, तो आप यहाँ पे जो है वो डिपेंड करता है, आप चीजें यहाँ पे बहुत से लिख सकते हो, सही है। अच्छा, फ्रिंज बेनिफिट्स के अंदर हॉलीडेज वगैरह भी आ जाती हैं, तो वो कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा जी, ट्रेनिंग के बारे में एक के बारे में बता देता हूँ। ट्रेनिंग के बारे में, ट्रेनिंग से क्या होगा, वर्कर को नई स्किल सीखने को मिलेगी, वर्कर इंपॉर्टेंट फील करेगा बिजनेस के लिए, वर्कर बोलेगा ओहो जी मेरा बॉस तो बहुत अच्छा है। हाउ एवर, ट्रेनिंग के अंदर वर्कर ये कमीनापन कर सकता है कि वो मुझे छोड़ के किसी और के पास चला जाए, जो कि बिजनेस के लिए काफी ज्यादा एक हार्मफुल चीज है, क्योंकि बिजनेस उसको ट्रेन कर दिया, वो सीख चुका है, बिजनेस के दम पे वो सीखा और वो किसी और के पास जाके काम कर रहा है, तो वो बिजनेस के लिए एक नुकसान वाली बात है, ठीक है। इसी तरीके से इनमें से किसी भी एक के बारे में बता दो, फिर एंड में क्या आएगा? कंक्लूजन, कि हाँ यार इन दोनों में से ना ये वाली चीज बेस्ट है। ये वाली चीज बेस्ट क्यों है? इस वजह से बेस्ट है। समझ गए भाई? स्क्रीनशॉट लें इसका भी।
ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, यहाँ पे